ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि शूद्रों को कंट्रोल करने के लिए ब्राह्मणों ने जो चालें चली हैं वो दरअसल शूद्रों के प्रति उनकी गहरी घृणा का नतीजा है। और ये घृणा तब से शुरू होती है जब से ब्राह्मण इस देश में आकर बसने शुरू हुए। उन्होंने न केवल शूद्रों को चालबाजियों से अपना गुलाम बनाया बल्कि उन्हें इन ह्यूमन कंडीशंस पर रहने के लिए मजबूर किया। उनकी ये चालाकियां जग जाहिर न हो जाएं, इसलिए इन चालाकियों को ढकने के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया। इस तरह के धार्मिक लोगों को महात्मा फूले मानसिक रोगी करार देते हैं, जो इंसान को इंसान न समझे और इन ह्यूमन कंडीशंस में रहने के लिए मजबूर करें। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि यदि कोई इन धर्म ग्रंथों के ऊपर सवाल उठाता है तो ये लोग उसे अपराधी घोषित कर देते हैं। ये देश आज जिस सड़ांध और बुराइयों से करा रहा है उसका कारण भी यही अंधविश्वास और हठ धर्मिता ही है। उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि शूद्रों ने अपनी स्थिति से इस कदर समझौता कर लिया है कि यदि कोई उनका भला करने जाता है तो शूद्र उससे ही लड़ने लगते हैं। जुडिशरी में किस तरह नीचे से लेकर ऊपर तक ब्राह्मणों का कब्जा है, इसके ऊपर भी वे चर्चा करते हैं। और साथ ही चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने ये समझा कि ब्राह्मण जो है जब शिक्षित हो जाएंगे तो वे अंग्रेजों का सहयोग करेंगे पूरे देश को शिक्षित करने में, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। और ब्राह्मण आज इतने ज्यादा बुराइयों से घिर गए हैं, वे न केवल तरह तरह के नशे करते हैं बल्कि गौ मांस और भेड़ बकरी का मांस खाने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। इसके बाद वे चर्चा करते हैं कि ब्राह्मणों को कितना भी पढ़ा लिखा दीजिए वो लकीर के फकीर ही रहेंगे। मॉडर्न एजुकेशन भी इनके सोचने समझने के तरीके में कोई बदलाव नहीं लेकर आती है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो एक लाइन पीछे से ले रही हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। आज के पढ़े लिखे ब्राह्मण सारी असलियत जानते हैं, फिर भी वे अपने पूर्वजों की गलतियों को नहीं स्वीकारेंगे और स्वेच्छा से अपनी श्रेष्ठता की भावना का त्याग नहीं करेंगे। कर्तव्य जिसकी अपेक्षा करता है वैसा साहस विधि ब्रैकेट शायद एक भी ब्राह्मण में आज नहीं है। जब तक शूद्रों के प्रति उपेक्षा और अविश्वास का भाव रहेगा तब तक शूद्रों की दशा में कोई बदलाव भी होने वाला नहीं है और भारत कभी समृद्ध और श्रेष्ठता की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा। मतलब विश्व गुरु बनने के लिए सबका साथ सबका विकास बहुत जरूरी है। ये सिर्फ जुमला नहीं होना चाहिए, इसे अमल में भी लेकर आना चाहिए। शूद्रों की दुर्दशा का शासन भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। उच्च शिक्षा के लिए अनेक सुविधाएं और खूब धन के बावजूद भी यह स्वीकारना पड़ेगा कि स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि भारत सरकार के राजस्व का बड़ा भाग किसानों से वसूल किया जाता है। ये जमीन जोतने वाले किसान के माथे का पसीना है। अमीर तबका और श्रेष्ठी जन सरकारी राजस्व में बहुत कम या कुछ भी भागीदारी नहीं निभाते हैं। ये जानकार अंग्रेज लेखक ने लिखा है। तो अब अंग्रेज लेखक ने क्या लिखा है वो सुनिए। हमारी आय अतिरिक्त लाभ से नहीं आती, ये पूंजी से आती है। ये विलास की सामग्री नहीं आती बल्कि ये रोजमर्रा की जरूरतों से आती है। ये पाप और आंसू का उत्पाद है। तो अंग्रेज लेखकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ कितनी सारी बातें लिखी हैं और यहाँ पर ब्राह्मणवादी समाज के खिलाफ भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। ये बात उसी चीज का नतीजा है। ये भावना न्यायपूर्ण और उचित नहीं है कि इस प्रकार से आय राजस्व का बड़ा हिस्सा उदारता से उच्च वर्ग की शिक्षा पर राज्य को खर्च करना चाहिए, क्योंकि यही वर्ग लाभ उठा सकता है। उच्च वर्ग की शिक्षा पर खर्च के पीछे यह तर्क है कि इससे पढ़े लिखे लोग तैयार होंगे जो कालांतर में शिक्षा को बिना शुल्क फैलाएंगे। मतलब फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं जो ये इंग्लिश राइटर हैं। वे कहते हैं कि यदि हम उच्च वर्ग में विद्वता के महत्व को प्रतिपादित कर पाए तो इससे व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता के मापदंड ऊंचे उठेंगे, ब्रिटिश राज के लिए सम्मान बढ़ेगा और अपने देशवासियों के बीच शिक्षा और विद्वता के महत्व का विचार फैलाने में सुविधा होगी। तो मतलब अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि यदि ये लोग क्रीमी लेयर को तैयार करते हैं शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा देकर, तो ये क्रीमी लेयर जो है निचले तबकों को शिक्षित करने में अंग्रेजों का सहयोग करेगी। और इस तरीके से जब सब शिक्षित हो जाएंगे तो छोटे तबकों के लिए जो है सरकार एजुकेशन को फ्री कर देगी। तो यहाँ की सरकार से, आज की मौजूदा सरकार से तो अंग्रेज सरकार कहीं ज्यादा बेहतर थी जो फ्री एजुकेशन के बारे में सोचती थी। सोचिएगा आप इस पर।
शासन के उद्देश्य के संबंध में यह लेखक कहता है, हमने इससे ज्यादा आदर्शवादी और परोपकारी विचारधारा नहीं सुनी। यह उनके द्वारा प्रस्तावित है जिन्होंने मात्र सार्वजनिक ज्ञान के विस्तार के कारण पश्चिमी जगत में हुए क्रांतिकारी बदलाव को देखा है। उच्च वर्ग को उच्च शिक्षा देने से भारत के 20 करोड़ लोगों की दुर्दशा को सुधारा जा सकता है। हम भारतीय विश्वविद्यालयों के अपने मित्रों से कहते हैं कि वे अपने अनुभव से कोई उदाहरण भी बताएं अपने तर्क के पक्ष में। उन्होंने अमीरों के बच्चों को शिक्षित बनाया है और अपने शिष्यों को वैभवशाली बनने में मदद की है। तो ये ब्राह्मणवाद किस तरह चलता है? द्रोणाचार्य इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जिन्होंने अर्जुन को टॉपर बने रहने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था दान में, बिना उसे शिक्षित किए ही। और रतन जी के शब्दों में कहूं तो आज के द्रोणाचार्य जो है ना, विश्वविद्यालयों में आपसे अंगूठा नहीं मांगते हैं, बल्कि आपके नंबर काट लेते हैं या भर्ती के समय में नॉट फाउंड सुटेबल करार दे देते हैं आपको। आगे सुनिए कि परंतु आम आदमी की जिंदगी में पुनर्जीवन लाने के लिए इन अध्यापकों ने क्या किया है? बहुसंख्यक जनता की प्रगति के लिए इन्होंने क्या शुरुआत की है? अपनी कम पढ़ी लिखी जनता या कम भाग्यशाली लोगों के लिए क्या इन्होंने अपने घरों या अन्य स्थानों पर किसी कक्षा का संचालन किया है? क्या इन्होंने अपने ज्ञान को अपनी निजी पूंजी समझकर अपने तक ही सीमित कर लिया है? क्या ये ज्ञान ना समझ अनपढ़ लोगों के छूने भर से ही अपवित्र हो जाएगा? जन कल्याण के लिए अपनी उदारता और देशभक्ति दिखलाने के लिए क्या इन्होंने कभी कोई इच्छा जाहिर की है? तो ब्राह्मणों की देशभक्ति को लेकर लगातार सवालिया निशान जो है वो उठा रहे हैं महात्मा फुले कि ब्राह्मणों ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कहा जा सके कि ये लोग देशभक्त हैं। इन्होंने हमेशा दूसरों को सप्रेस करने में ही देशभक्ति समझी है। तो इनका राष्ट्रवाद जो है वो अपवित्र है, ऐसा पहले के एपिसोड में हम पढ़ चुके हैं। ये कैसे प्रमाणित होता है कि उच्च वर्ग को शिक्षा देने से समाज में नैतिकता बढ़ेगी या लोगों का बौद्धिक विकास होगा? यदि ऐसा होता तो रईसी के लिए एक अच्छा तर्क होता। राष्ट्रव्यापी खुशी दर्शाने के लिए यह आवश्यक है कि हम शैक्षणिक उपाधियों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूची बनाएं। प्रत्येक झगड़ालू व्यक्ति राष्ट्र की भलाई करने वाला माना जाएगा। तो यहाँ पर झगड़ालू व्यक्ति से मतलब कुतर्की व्यक्ति से नहीं है। झगड़ालू व्यक्ति से यहाँ पर महात्मा फुले का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख कर सोचने समझने की ताकत रखता हो और यदि सरकार की कोई नीति गलत दिशा में जा रही हो तो उसको वो चिन्हित कर सके, सरकार को उस बारे में अवगत करा सके कि आपकी ये नीतियां जो है दरअसल गलत हैं। तो यहाँ पर हॉवर्ड जिन का एक कोट है जो मुझे बेहद पसंद है। वे लिखते हैं कि पेट्रियोटिज्म इज नॉट ओबीडियंस टू गवर्नमेंट, इट इज ओबीडियंस टू द प्रिंसिपल्स फॉर विच द गवर्नमेंट इज सपोज टू स्टैंड। मतलब सरकार का पिछलग्गू होना राष्ट्रवादिता नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि सरकार की गलतियों को सरकार को बताना और सरकार को उन गलतियों को सुधारने में मदद करना ही असल में राष्ट्रवाद है। तो अब आप ये जान सकते हैं कि असल में राष्ट्रवाद कौन है और जो सरकार सारे सरकारी संस्थानों को बेच रही है वो दरअसल कौन है। तो समझकर मुझे कमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब दीजिएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक झगड़ालू व्यक्ति राष्ट्र की भलाई करने वाला माना जाएगा और वर्तमान में विश्वविद्यालयों में डीन और प्रॉक्टर की जो व्यवस्था है उसे संविधान के हित में खेल के नियमों जैसे और सीमित मताधिकार के अनुसार शासित किया जाएगा। तो बार बार जो है ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, एक सूची बननी चाहिए कौन से जाति का कितने विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन जो है वो दूसरों का भी यहाँ बढ़ाना चाहिए। और बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी जो है वो लिखित परीक्षा के तहत ही भर्तियां होनी चाहिए, रिकमेंडेशंस पर नहीं। मौजूदा शासन द्वारा केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करने का परिणाम ये रहा कि सरकार में लगभग सभी उच्च पदों पर केवल ब्राह्मण बैठे हैं। यदि मेहनत कश किसान के कल्याण की कोई चिंता सरकार को है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वे जनता के अनगिनत कुकर्मों को रोके और इन पदों पर रहने का जो एकाधिकार ब्राह्मणों ने प्राप्त कर लिया है उसे कम करे और थोड़े सार्वजनिक पद दूसरी जाति के लोगों को भी दे। अगेन रिप्रेजेंटेशन का सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं
शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान अवस्था में ऐसा संभव न होगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन हमारा मानना है कि यदि सरकार उच्च शिक्षा को भूलकर आम जन की शिक्षा पर सोचे तो अन्य उन लोगों के प्रशिक्षण में दिक्कत नहीं होगी जो योग्य हैं और शायद आचार व्यवहार और नैतिकता में कहीं अधिक बेहतर हैं। ब्राह्मण तो अपनी शिक्षा के बारे में स्वयं सोच लेंगे। तो मतलब कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षित करने पर जोर नहीं देना चाहिए, आम जन में शिक्षा का प्रचार प्रसार सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो शुरू से ही सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो शिक्षा पाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने आप इसको पैसा खर्च करके भी कर सकते हैं, लेकिन आम जन ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए उनके लिए फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया जाना चाहिए। और यही बात थोड़ी देर पहले हमने अंग्रेज लेखक द्वारा भी पढ़ी है। इस किताब को लिखने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यह बतलाना नहीं है कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार शूद्रों का शोषण किया, बल्कि सरकार की आंखें खोलने का भी है कि अभी तक लगातार उच्च वर्ग को शिक्षा देने की जो नीति चली आ रही है वे शासन के लिए बहुत शरारत भरी और विनाशकारी है। अनेक राजनीतिज्ञ और बंगाल के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कैंपबेल भी ऐसा ही मानते हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार बहुत जरूरी ही अपनी गलत नीतियों का एहसास करेगी और उन लेखकों पर कम विश्वास करेगी जो ऊंचे वर्ण के श्रेष्ठ जनों के चश्मे से देखते हैं और ब्राह्मणों द्वारा सांप की कुंडली जैसी दास्ता के बंधन में शूद्रों को बांधने की प्रथा से मुक्ति दिलाएं। उन पढ़े लिखे शूद्र भाइयों की भी ये जिम्मेदारी है कि वे अपने भाइयों को ब्राह्मण की दास्ता और मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाएं और सरकार को अपने भाइयों की सही स्थिति बताएं। हर गांव में शूद्रों के लिए स्कूल हो, लेकिन उसमें ब्राह्मण अध्यापक न हो। शूद्र इस देश के स्नायु और प्राण हैं और शासन ब्राह्मणों को नहीं मात्र इन्हें देखें ताकि वे आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो सकें। यदि शूद्रों को दिलो दिमाग से खुश रखा जाएगा और वे संतुष्ट रहेंगे तो ब्रिटिश सरकार को भविष्य में उनकी वफादारी पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। ज्योतिराव फूले विद इन ब्रैकेट ज्योतिराव फूले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी के प्रीफेस का हिंदी अनुवाद। उसके नीचे ज्योतिराव फूले के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दिया गया है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। ये है घटनाएं जो यहाँ लिखी हुई हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा और जानिएगा कि एक जीवन में महात्मा फूले ने कितना ज्यादा काम किया है समाज के लिए। चलिए, वर्ष और घटना। 1827 में इनका जन्म हुआ। 1834 से 38 पंतोजी विद इन ब्रैकेट पुराने ब्राह्मण अध्यापक की पाठशाला में मराठी शिक्षा। 1840 सावित्रीबाई से विवाह। 1841 से 47 मिशनरी स्कूल में माध्यमिक विद इन ब्रैकेट अंग्रेजी शिक्षा। 1847 में लहूजी बुवा से व्यायाम का प्रशिक्षण और क्रांतिकारी विचारों की प्रेरणा। 1847 में टॉमस पेन के राइट्स ऑफ मैन का अध्ययन। 1848 में ब्राह्मण के विवाह में बारात में हुई अपमानजनक घटना। 1848 अति शूद्रों के लिए कन्याशाला की स्थापना। 1849 अति शूद्रों को शिक्षा दान का व्रत लेने के लिए पत्नी के साथ गृह त्याग। तो ये आपने फूले फिल्म में भी देखा होगा कि जब पिताजी बोलते हैं कि लड़कियों की शिक्षा बंद करनी पड़ेगी तो महात्मा फूले जो हैं सावित्रीबाई फूले जी के साथ घर ही त्याग देते हैं। 1849 में ही मराठी प्रकाशनों को अनुदान देने की मांग करने वाले सुधारकों की सभा को संरक्षण। 1851 चिपलूणकर वाणा और रास्ता पेठ पुणे में कन्याशाला की स्थापना। 1852 पूना लाइब्रेरी की स्थापना। 5 फरवरी 1852 कन्याशाला के अनुदान प्राप्ति हेतु राज्यपाल को पत्र। 16 नवंबर 1852 मिस्टर कैंडी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समारोह में शिक्षा कार्य के लिए सम्मान। 12 फरवरी 1853 3000 लोगों की उपस्थिति में कन्याशालाओं की दूसरी वार्षिक परीक्षा। 10 सितंबर 1858 द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन फॉर महार मंगूस एटसेट्रास नामक संस्था की स्थापना। 1854 स्कॉटिश मिशनरियों के स्कूल में अंशकालिक अध्यापक की नौकरी। 1855 शिक्षा का महत्व बताने वाले तृतीय रत्न नाटक का लेखन, और ये वही नाटक था जो
दक्षिणा प्राइज कमेटी से नामंजूर कर दिया गया था ब्राह्मणों के दबाव के चलते। इसके ऊपर हम पहले के एपिसोड में पढ़ चुके हैं। 1855 रात्रिशाला की स्थापना। 1856 हत्यारों द्वारा महात्मा फूले की हत्या का प्रयास। तो ये हत्यारे जो मारने आए थे उनका नाम ढूंढीराव था और पूरी पुस्तक जो है में ढूंढीराव प्रश्न करते हैं और महात्मा फूले जो है उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। गुलामगिरी पूरी इसी के ऊपर लिखी गई है। 2 फरवरी 1856 अछूत छात्राओं की परीक्षा। 1858 पाठशाला के व्यवस्थापक मंडल की से निवृत्ति। 1860 विधवा पुनर्विवाह में सहायता। 1863 बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना। 1865 तुकाराम तात्या पड़वल कृत जाति भेद विवेक सार ग्रंथ का प्रकाशन। 1868 पिता गोविंदराव की मृत्यु। 1868 में ही घर का कुआं अछूतों के लिए खोल दिया। जून 1869 छत्रपति राजा शिवाजी भोसला का पवाड़ा की रचना, जिसके बारे में चर्चा की हमने। जून 1869 शिक्षा विभाग में ब्राह्मण पंतों जी की रचना। 1869 ब्राह्मणों की चालाकी पुस्तक का लेखन। 1869 में ही ब्राह्मणों की चालाकी पुस्तक का लेखन। 13 अगस्त 1872 भगवान परशुराम को नोटिस, ये भी हमने पढ़ा। 1 जून 1873 गुलामी पुस्तक का लेखन, वही मैं पढ़ रही हूं, गुलामगिरी। 24 सितंबर 1873 सत्य शोधक समाज की स्थापना। 5 सितंबर 1873 स्वामी दयानंद सरस्वती की शोभा यात्रा। 24 सितंबर 1876 सत्य शोधक समाज की रिपोर्ट का प्रकाशन। 20 मार्च 1877 सत्य शोधक समाज की रिपोर्ट का प्रकाशन अगेन अगले साल। 1876 से 1882 पुणे नगर पालिका की सदस्यता। 18 जुलाई 1880 शराब की दुकानों का लाइसेंस न दिए जाने के लिए प्रयास। 19 अक्टूबर 1882 दलितों की शिक्षा के प्रति उदासीनता पर हंटर आयोग को निवेदन। 26 अक्टूबर 1882 जेल से छूटने पर तिलक आगरकर का सम्मान। 18 जुलाई 1883 किसानों की अवस्था पर किसान का कोड़ा शीर्षक पुस्तक का लेखन। 4 दिसंबर 1884 बाल विवाह और विधवा विवाह की स्थिति का निवेदन। 11 जून 1885 मराठी साहित्य सम्मेलन में उपस्थित रहने से इनकार। 13 जून 1885 सतसार 1 पुस्तक की रचना। अक्टूबर 1885 सतसार 2 पुस्तक की रचना। सितंबर 24 1885 सत्य शोधक समाज का झंडा जुलूस। 1 अक्टूबर 1885 इशारा पुस्तक की रचना। तो ये तिथियां जो है थोड़ा आगे पीछे करके लिखी हुई हैं। 1 मार्च 1886 बिना पुरोहित विवाह का जुन्नर का मुकदमा जीता। 2 जून 1886 मामा परमानंद को पत्र। जून 1887 सत्य शोधक समाज पूजा विधि ग्रंथ का प्रकाशन। 10 जुलाई 1887 वसीयतनामा लिखा। 18 जुलाई 1887 वसीयतनामा पंजीकृत। 2 मार्च 1888 ड्यूक ऑफ कनॉट का सम्मान और फूले जी द्वारा किया हुआ पर्दाफाश। 11 में 1888 जनता द्वारा सम्मान और महात्मा की उपाधि प्रदान। 4 फरवरी 1889 पुत्र यशवंत का विवाह। 1 अप्रैल 1889 सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक विद इन ब्रैकेट मृत्योपरांत 1891 में प्रकाशित पुस्तक का लेखन। 28 नवंबर 1890 मृत्यु। तो एक जीवन में इतने सारे काम महात्मा फुले ने किए हैं। यदि आपने काउंट किया होगा तो ये 57 काम हैं जो महात्मा फुले ने अपने छोटे से जीवन में किए हैं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप अम्बेडकर नामा को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए। जय भीम।